बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज राइट, फीचर्स ऑफ राइट, नेचर ऑफ राइट्स को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इनमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे ये फंडामेंटल राइट्स किस तरह के हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल 8 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 24-25 तक ये चैप्टर चलता है। चैप्टर तो 29 तक चलता है, तो उसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो आज की मॉडर्न जो दुनिया है, इसको ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स से जब फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो 1948 में हुआ। जब सेकंड जो वर्ल्ड वार थी वो एंड हुई, तो तब ब्रिटिश ने, यूरोपियंस ने ये सोचा कि हम आपस में हमारी जो लड़ाई है इसमें लाखों लोग, सेकंड वर्ल्ड वार में लाखों लोग लुकमा अजल बने। तब जो यूरोपियंस थे उन्होंने सोचा कि वार्स जो मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान चलती हैं, जरूरी है कि इन वार्स में भी और वैसे भी जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं या स्टेट्स हैं वो ऑन द विशेस ऑफ द सिटीजन्स चलाई जानी चाहिए, या लोगों की मर्जी के मुताबिक या लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए जो स्टेट्स हैं वो चलाई जानी चाहिए। तो पहली दफा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें, इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है इसमें देखें, तो आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि इसकी तालीम भी फरमाई। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हिज्जतुल विदा में देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं है। फोकियत का मेयार जो है वो तकवा है। ठीक है, तो इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी मुबारक देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से हमें ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर पता चलता है। मॉडर्न दुनिया में ने तो ये 1948 में राइट्स को एक्सप्लोर किया कि लोगों के कुछ राइट्स होने चाहिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो एक चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन करती हैं 26 जून 1945 में। एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर जो है वो एज अ इंटरनेशनल लॉ के तौर पर उसको साइन करती है यूनाइटेड नेशन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट चलें तो यही चार्टर जो है वो नेक्स्ट चलकर यूडीएचआर या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है की सूरत में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पेश होता है और 10 दिसंबर 1948 को इसको पास किया जाता है। और इसी दिन को 10 दिसंबर को ही ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर दुनिया में इसको मनाया भी जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री थी कि यूरोपियंस ने या मॉडर्न जो दुनिया है इसने ह्यूमन राइट्स को कब एक्सप्लोर किया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की अगर डेफिनेशंस को देखें तो एक्चुअली राइट्स या फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट एवरीवन शुड हैव, जो हर इंसान, हर जी रूह इंसान रखता है। फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स आर द फंडामेंटल इनअलाइनेबल राइट्स दैट यू हैव जस्ट बाय द virtue ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ पर्सन। सिर्फ आप इस हैसियत से ये राइट्स जो है वो होल्ड करते हो कि आप एक पर्सन हो, एक नेचुरल पर्सन हो, और ये इनअलाइनेबल राइट्स हैं, मतलब के बिला शिरकत गैरे ये जस्ट कतई तौर पर आपके लिए होते हैं। इसके बाद और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर कॉमनली अंडरस्टूड एज बीइंग दोज राइट्स व्हिच आर इनहेरेंट इन द मेयर फैक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स आप ये राइट्स जो हैं वो होल्ड करते हो कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। डियर स्टूडेंट्स, कंपैरेटिवली अगर हम मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है इसको और इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है इसको देखें तो लेक्चर से हटकर कहा जा सकता है कि ये जो डेफिनेशंस हैं या ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इसके फीचर्स हैं, इसके खदोखाल जो हैं वो दुनिया को पता चले हैं
1948 में या 1945 में यूनाइटेड नेशन जब वजूद में आई, तो फिर उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर जो है वो पास हुआ दिसंबर 1948 में। तो तब इनको पता चला है कि इंसानों के भी कुछ हुकूक हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने मैग्ना कार्टा को डिस्कस किया था। मैग्ना कार्टा को के बैकग्राउंड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि मैग्ना कार्टा के अब भी तकरीबन 3 सेक्शंस जो हैं या 3 आर्टिकल जो हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। तो मैग्ना कार्टा 1215 में साइन होता है। तो 1215 में मैग्ना कार्टा जब साइन हुआ तो उस वक्त जो लंदन या उसकी जो रिलेटेड काउंटीज थी उनके लोगों को बुनियादी हकूक दिए गए थे, और ये साइन होता था आर्क बिशप, मतलब कि उनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनके दरमियान और जो वहां का बादशाह था उसके दरमियान। अब डियर स्टूडेंट्स, इस मैग्ना कार्टा में भी फीमेल्स या विमेन्स के लिए मुकम्मल आज़ादी नहीं दी गई, बल्कि ये बात डिसाइड की गई कि अगर औरत कोई भी प्रॉपर्टी राइट होल्ड करना चाहती है तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स वो होल्ड कर सकती है, अदरवाइज उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो कर सकती है। तो अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें तो मोस्ट मॉडर्नली जो यूरोपियन है उन्होंने 1948 में फंडामेंटल या ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लोर किया, या एंटीक में अगर उनके बैकग्राउंड देखा जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 13वीं 12वीं या 13वीं सेंचुरी में उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लोर किया। इससे तकरीबन 1200 साल पहले इस्लाम ने बुनियादी हकूक, लाइबिलिटीज, जिसको आप हुकूक फराइज कहते हैं, उसको बड़े वाज़े अंदाज में बता दिया था। इवन के हमसायों के हुकूक और हमसायों के साथ ताल्लुकात, वरासत की तकसीम, बेटियों का हिस्सा, इसके बाद जो बेवा है या बाकी जो इनहेरिटर्स हैं उनके जो हुकूक हैं, उनका जो इनहेरिटेंस है, उनकी जो वरासत है, उसकी तकसीम का एक बड़े वाज़े तौर पर इसके बारे में बता दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देखें तो इसमें जो बेसिक एग्जांपल्स हैं फंडामेंटल राइट्स की या ह्यूमन राइट्स की, उसमें सबसे पहला एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान होने के नाते एक फर्द जो है वो होल्ड करता है, वो राइट टू लाइफ है। जब अल्लाह पाक ने इंसान को जिंदा इस दुनिया में भेजा तो उसको जिंदा रहने का मुकम्मल अधिकार है, मुकम्मल राइट है। इसके बाद राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, इंसान को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में आज़ाद पैदा फरमाया है और आज़ाद रहना इसका बुनियादी हक है, ठीक है। और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की जिम्मेदारी भी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखें तो राइट टू लिव योर लाइफ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप आजादाना और फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के तासुब या डिस्क्रिमिनेशन से पाक आप जिंदगी गुजार सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन डिफरेंट कास्ट, बिटवीन डिफरेंट क्रीड्स, मतलब के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान या मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो एक तबकाती तकसीम होती है, इस तबकाती तकसीम से आज़ाद रहकर आप जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो फ्रीली एक्सरसाइज योर रिलीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, मतलब कि रिलीजियस जो फ्रीडम है वो भी फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स का एक बेसिक पार्ट है। और दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो ये जो रिलीजियस बिलीफ्स या रिलीजन है इसको प्रोटेक्ट करती हैं। पाकिस्तान में भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑफ बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, नेशन, ऑर्गन, कलर, एज एंड सेक्स, मतलब कि इन तमाम लिहाज से किसी को किसी तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, स्लेवरी से मुकम्मल आज़ादी, मतलब कि किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स जो है, वो जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनकी प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट जो है वो शामिल की गई है, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे बुनियादी हुकूक हैं जो कि प्रोटेक्ट किए गए हैं। और अगर ये हकूक, अगर ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, वो किसी तरफ से भी हो सकते हैं, किसी भी फर्द की तरफ से हो सकते हैं, वो स्टेट की तरफ से हो सकते हैं, वो इन्फोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से हो सकते हैं। अगर होते हैं तो आप रिट की सूरत में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो सो मोटिव नोटिस भी ले सकती है।
अगर इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है या ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज्ड होते हैं, वायलेट होते हैं, ठीक है, तो वो सो मोटो नोटिस भी ले सकती है और इसके साथ साथ रिट भी दायर की जा सकती है। आप रिट भी दायर कर सकते हो कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लीडिंग केसेस हैं जो कि इनके रिलेटेड है। इंशाल्लाह पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप पढ़ोगे तो उसमें इन लीडिंग केसेस को भी आप रीड आउट करोगे, पढ़ोगे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर में जो 7 आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि ये जितनी भी प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, वेयर इन एडिक्यूट प्रोविजन शैल बी मेड टू सेफगार्ड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। मतलब कि इस मुल्क में जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं या जिनके भी कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, उनको किसी कोई भी तरह के ऐसे कवानीन नहीं बनाए जाएंगे जो माइनॉरिटीज के राइट्स को इन्फ्रिंज्ड करें, जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस के राइट्स को इन्फ्रिंज्ड करें, या कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं आर्टिकल 8 पर। मैं इन आर्टिकल्स को एक एक आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 में है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू द वाइड। आर्टिकल 8 में कोई फंडामेंटल राइट डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया है कि कोई भी लॉ जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो लिस्ट दी गई है, उनमें से किसी भी राइट को वायलेट करेगा या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी उसको वायलेट करेगी, तो ये पॉलिसी, ये लॉ जो है वो भी वाइड होगा। मतलब कि वो पॉलिसी या वो जो कानून बनाया जाएगा वो वाइड कहलाएगा, मतलब कि कालिदम करार दिया जाएगा, वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। वो एनी लॉ, एनी कस्टम और एनी यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, वो किसी तरह का भी कानून हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं, अब फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 9 में सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 9 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को डिस्कस किया गया है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब कोई भी पर्सन जो है या किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी लाइबिलिटी जो है उसको डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्सन को महरूम नहीं किया जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म नहीं की जाएगी, उसकी आज़ादी नहीं खत्म की जाएगी, और उसको इनकी जिंदगी को और उनकी लाइबिलिटी को सेव किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो मौजूदा कानून है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 10 है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, किसी भी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। डिटेन मतलब होता है नजरबंद करना या इम्प्रिजन करना। किसी भी बंदे को इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। एज सून एज मे बी, किसी तरह से भी नहीं किया जा सकता। ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच नार शेल ही बी डिनाइड द राइट्स टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, और ना ही उसको रोका जाएगा कि वो अपने लीगल कंसल्टेंट से बात कर सके या लीगल प्रैक्टिशनर से बात कर सके। मतलब कि अगर किसी को डिटेन किया जाता है, अगर किसी को इम्प्रिजन किया जाता है, तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने लीगल जो उसका प्रैक्टिशनर है या एडवोकेट है उसके साथ वो कंसल्ट कर सकता है। हाँ, कुछ सूरतें मुमकिन हैं कि जब उसको किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है, कुछ सूरतें मुमकिन है। अब ये नहीं है कि कोई कल्प्रेट है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई कातिल है, तो वो कहे कि आर्टिकल 10 में तो बयान किया गया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि मुझे डिटेन नहीं किया जा सकता, मुझे वो इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। या कोई ऐसा आलम है जिसकी जुबान से फिरका वारियत फैलने का डर हो, तो उसको भी डिटेन किया जा सकता है। तो आगे इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 में बताया गया है कि हर उस पर्सन को डिटेन भी किया जा सकता है, कस्टडी में भी रखा जा सकता है, ठीक है, जो कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि जो लॉ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो उनको वायलेट कर रहा है तो तब उसको किया जा सकता है। और अगर किसी को डिटेन या कस्टडी में रखा जाएगा तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा 24 आवर्स। ये बात आपने याद रखनी है, अगर कोई बंदा आपका अरेस्ट होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना जरूरी है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
ٹھیک ہے، تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کورٹ جاتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی سارے دن کے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگلے دن پولیس کی گاڑی ان کو لے کر متعلقہ جو مجسٹریٹ ہوتا ہے، تھانے کا مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پولیس والے کہ ہمیں اس کا مزید ریمانڈ دیا جائے، ہم نے اس سے فلاں فلاں برآمدگیاں کروانی ہیں، جو بھی وہ پروسیجر ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی ڈیٹین ہوتا ہے یا امپریزن ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے۔ ہاں، کیا جا سکتا ہے، ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، امپریزن کیا جا سکتا ہے، کسٹڈی انفورسیبل جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو کسٹڈی میں رکھ سکتی ہیں، بٹ ود ڈیو کورس آف لا، جو قانون کی جو ایک پروسیجر ہے اس کے تحت کیا جا سکتا ہے، ایویں کسی کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد آرٹیکل 11 ہے۔ آرٹیکل 11 میں ڈیئر اسٹوڈنٹس سلیوری کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سلیوری کیا ہوتی ہے؟ فورسڈ لیبر کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو پروہیبٹڈ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پاکستان میں یہ ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، نہ غلامی، ہاں سلیوری کہتے ہیں غلامی کو، نہ غلامی اور نہ ہی فورسڈ لیبر، ان چیزوں کو پاکستان میں الاؤڈ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 1 2 3 4 اور 5 ان میں ڈسکس کیا گیا۔ سب سے پہلے 1 میں ہے آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 1 میں سلیوری از نان ایگزسٹنس اینڈ فوربڈن اینڈ نو لا شیل پرمٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ انٹروڈکشن انٹو لا ان اینی فارم، مطلب کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی یہ جو سلیوری ہے اس کو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ فوربڈن ہے، کوئی قانون اس کو انفورس نہیں کرواتا۔ پارٹ 2 میں ہے آل فارمز آف فورس لیبر، تمام طرح کی فورس لیبر جو ہے اینڈ ٹریفک ان ہیومن بینگز آر پروہیبٹڈ، اور کسی بھی طرح کی لوگوں کو بیچنا، ٹریفک ان ہیومن بینگ مینز یہاں پر لوگوں کی ٹریفک نہیں ہے، یہاں پر ہے لوگوں کا کاروبار کرنا، تو یہ بھی پاکستان میں اس کو بھی پرمیٹڈ بائی لا نہیں ہے، یہ بھی لا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد تیسرا ہے پارٹ 3 ہے، آرٹیکل 11 پارٹ 3 میں ہے نو چائلڈ بلو ایج دا 14، 14 سال سے کم عمر بچوں کو ان اینی فیکٹری آر ان اینی مائن آر ان اینی ادر امپلائمنٹ، مطلب کہ کسی بھی طرح کی امپلائمنٹ، کسی بھی طرح کی مائننگ میں، کسی بھی طرح کی فیکٹری میں کسی بچے کو جو 14 سال سے کم عمر ہے اس کو فورس لیبر یا لیبر کے طور پر یوز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 4 میں پھر بتایا گیا ہے کہ جو کمپلسری سروسز ہیں وہ لی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپلسری سروسز وہی اسٹیٹ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فورس لیبر کے طور پر بھی لے سکتی ہے۔ آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 4 میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کمپلسری سروسز لی جا سکتی ہیں، بٹ کیسے لی جا سکتی ہیں کہ مطلب کہ اگر ایمرجنسی کی صورت میں یا جنگ کی صورت میں فوج کی نقل و حرکت کے لیے یا ان چیزوں کے لیے لی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے آرٹیکل 12 ہے، آرٹیکل 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریسپوٹیو پنشمنٹ، ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ایسی پنشمنٹس ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی طرح کی اگر ماضی میں کوئی جرم کیا ہے اور اس وقت وہ لا نہیں تھا، بعد میں وہ لا بنا، تو وہ اس جرم پر سزا نہیں دی جا سکتی، ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹس کہلاتی ہیں۔ سب آرٹیکل 1 میں ہے نو لا شیل اتھورائز دا پنشمنٹ آف اے پرسن، کسی بھی بندے کو کوئی قانون یہ سزا نہیں دے سکتا۔ کون سی نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے جو اوفینس کیا ہے اس کی پینلٹی جب اس نے اوفینس کیا تھا اس وقت نہیں تھی، تو اب بعد میں اگر وہ قانون بنا ہے تو اس پر کوئی بھی سزا نہیں دی جا سکتی، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 13 ہے، آرٹیکل 13 میں پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمینیشن ہے۔ اب کسی بھی پرسن کو کسی بھی ایک جرم میں 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب کسی بھی جرم کا کوئی ٹرائل چلتا ہے، ٹرائل کمپلیٹ ہونے کے بعد، کنوکشن ہونے کے بعد ایک بندہ سزا پوری کر لیتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت اس نے ڈکیٹی کرتے ہوئے اس کو 2 تھپڑ بھی مارے تھے، تھپڑوں کا سیکشن بعد میں ایجاد ہوا، اس کو بھی شامل کیا جائے، اب اس کی بھی سزا دی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سیم اوفینس میں یا سیم سرکمسٹانسز میں ایک ہی پرسن کو ڈبل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 13 no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once، مطلب کہ کسی ایک offense میں ایک سے زائد بار اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ یا پھر سیکنڈ میں ہے کہ when accused of offense be compelled to be witnesses against himself، یا اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے خلاف ہی گواہی دو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ آرٹیکل 14 ہے ان وائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، کسی بھی پرسن کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو انفرنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کی پرائیویسی کو، اس کے ہاؤس کی پرائیویسی کو
ट्रेस पास नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 किसी भी बंदे की डिग्निटी को खराब नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। Each and every citizen of Pakistan shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part of thereof। पाकिस्तान के किसी भी गोशा में कोई भी पाकिस्तानी रहाइश भी रख सकता है, आ जा भी सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, कुछ कवानीन की मौजूदगी में अगर कुछ ऐसे कवानीन बना दिए जाए या किसी मखसूस पर्सन को किसी मखसूस इलाका में जाने से रोक दिया जाए तो ये तो मुमकिन है। बाज़ औक़ात आप देखते हो कि मुहर्रम और रमज़ान के दिनों में कुछ उलमा पर पाबंदी लग जाती है कि वो हमारे इलाके में नहीं, फलां इलाके में, मुल्तान में नहीं आकर प्रोग्राम कर सकते या फलां इलाके में नहीं जा सकते। तो उसकी बड़ी वजह यही होती है कि वो इंतशार फैलाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी जगह पर जाकर रहाइश भी रख सकता है, रह भी सकता है और फिर मूव भी कर सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। ईच एंड एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू द एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ एंड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कोई भी सिटीजन किसी भी तरह की असेंबली बना सकता है, इकट्ठे हो सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, किसी भी तरह की एसोसिएशन बना सकता है, लेकिन अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ कोई भी एसोसिएशन नहीं बनाई जा सकती, कोई भी असेंबली नहीं बनाई जा सकती। या फिर इमरजेंसी की सूरत में जो असेंबली होगी उसको डिसॉल्व कर दे। असेंबली यहाँ पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं है, प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं है। यहाँ पर आप असेंबली यूं भी कह सकते हैं, एक एहतजाजी रैली भी असेंबली है लॉ की नजर में। ठीक है, आपकी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी असेंबली है। आपका 10 लोगों का इकट्ठे होकर, एक क्लास वालों का इकट्ठे होकर बैठकर खाना शाना खाना, एक पार्टी करना भी असेंबली है। 2 और मोर पर्सन जब किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं, सेम मोटिव होता है, सेम इंटेंशन होती है, असेंबली कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ पर फिर आर्टिकल 17 में ये लोगों का एक और राइट सिक्योर किया गया है, फ्रीडम ऑफ associations each and every citizen shall have right to form association union subject to reasonable restriction। हाँ, मखसूस जो restrictions हैं उनको फॉलो करते हुए आप यूनियन बना सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन वो कभी भी मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं होने चाहिए, कभी भी मुल्की स्टेट इंटेग्रिटी को डिसऑनर ना करते हो, लोगों के नुकसान के लिए ना हो, इंतशार के लिए ना हो, किसी पॉलिटिकल एजेंडा, ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा जो मुल्क के खिलाफ हो, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो, या फिर किसी भी तरह का प्रेजुडिस जिसमें तासुब नजर आता हो, ऐसी एसोसिएशन नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखी। इसके बाद आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आपको फ्रीडम देता है, आपको आजादी देता है कि आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं, तजारत कर सकते हैं इन पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान। आप बाहर दूसरे ममालिक के साथ या बाहर की जो कंपनियां उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तजारत कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। बट आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द जो भी कवानीन है, जो राइज कवानीन है, उनको फॉलो करते हुए करोगे। आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं ले सकते जो कि हमारे जो राइज कवानीन है उनको वो उसको ना तो लाइसेंस देते हो और ना वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो ऐसे प्रोफेशन नहीं ले सकते, ऐसे तजारत नहीं कर सकते, ऐसी जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 सब आर्टिकल ए बी सी जो है इनमें बड़ी डिटेल से बताया गया है कि कोई भी आप प्रोफेशन लेते हो तो वो लाइसेंस सिस्टम के तहत, या फिर अगर ट्रेड करते हो तो वो लाइसेंस सिस्टम के तहत आप मतलब के कवानीन को फॉलो करते हुए ये सारा कुछ करोगे। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रेड या बिजनेस कर रहे हो तो कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो कवानीन हैं उनको फॉलो करोगे, और इसके बाद जो हमारा एफबीआर के कवानीन है उनको फॉलो करोगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई जॉब करते हो, वो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब है या किसी तरह की भी जॉब है या इनके साथ कोई बिजनेस करते हो तो वो कवानीन को फॉलो करते हुए ही आप करोगे। इसके बाद आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19 एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर पाकिस्तान के हर शहरी को मुकम्मल आज़ादी है कि वो स्पीच भी कर सकता है और फिर अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट विद अकॉर्डिंग टू द जो हमारे कवानीन हैं उनको फॉलो करते हुए करोगे। ठीक है, स्टेट कवानीन और हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है, इसके बाद मॉरलिटी है, जो हमारा मॉरल वैल्यूज हैं,
इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। इसके बाद आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजियन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आपको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि आप अपने रिलीजन के मुताबिक अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, अपना जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 20। बट जो रिस्ट्रिक्टेड चीजें हैं जैसे कि मुनाफिराना या जिन जो के मुआशरे में तफरका पैदा करें, तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 20 जो है ये आपको फ्रीडम देता है, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चला सकते हो, बट आप कवानीन को फॉलो करते हुए चलाओगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। हाँ, आपको प्रोटेक्शन हासिल है कि किसी भी तरह की रिलीजियस, किसी मखसूस रिलीजियस जो टैक्सेशन है, मतलब कि रिलीजन के नाम से जो चंदे बटोरे जाते हैं या चंदा लिया जाता है, वो आप से अगर जबरदस्ती लिया जाता है तो आप देने के पाबंद नहीं हो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन फराहम करता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे को कंपेल नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता, एंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि वो जरूरी किसी रिलीजियस प्रोपेगेंडा या रिलीजियस मकसद के लिए कोई टैक्स दे, कोई चंदा इकट्ठा करे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इसके बाद आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। डियर स्टूडेंट्स, मुकम्मल तौर पर आजादी है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड रिलीजियस वर्शिप्स if such instruction ceremony or worship relates to the religion other than his own। आप हर तरह के जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ले सकते हैं। इसके लिए मुकम्मल तौर पर आपको आज़ादी हासिल है, मतलब कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, इबादत कर सकते हैं अपने रिलीजन के मुताबिक, और अपने रिलीजन की या रिलीजियस जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 23 है provisions as to property। Each and every citizen shall have the right to acquire, hold, dispose of property in any part of Pakistan। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपके पास राइट है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हो। जो भी कवानीन ने, जो भी लॉ ने रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उनको मद्देनजर रखते हुए या अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हो, आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसको रेंट आउट कर सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल इसके बाद 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। 23 में प्रोविजंस एज टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रोविजंस है, और आर्टिकल 24 में है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के आपके पास जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। मीन्स ये है कि इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो राइट्स हैं, मतलब कि आपके बाप दादा से जो प्रॉपर्टी आपको मिलनी है वो आप उसके हकदार हो। इसके अलावा कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या बेच रहा है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उससे प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती, उसकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास नहीं किया जा सकता। ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं की जा सकती, खराब नहीं की जा सकती। तो इसलिए आर्टिकल 24 जो है वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं किसी भी पर्सन के, किसी भी पाकिस्तानी के, उनको प्रोटेक्ट करता है, वो किसी भी मैनर्स में हो सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट आर्टिकल 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, ऑफ ऑल सिटीजन्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो लॉ की नज़र में बराबर है और उसको इक्वल लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद सेकंड जो इसका सब आर्टिकल है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन, मतलब के सिनफ के नाम पर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तमाम मेल और फीमेल इक्वल उनको हैसियत दी गई है। और आर्टिकल 25 का थर्ड जो सब आर्टिकल है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि आर्टिकल इसके अलावा वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बनाई जा सकती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जा सकती हैं। इसके बाद आर्टिकल 26 है आर्टिकल 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ द पब्लिक प्लेसेस। मीन ये है कि आर्टिकल 26 stated that कि each and every person have the right to access
to the public places, to entertainment or any resort or any religious purpose, there shall be no discrimination between any the citizens of Pakistan on the grounds of race, religion, caste, sex, residence or any other place of birth. مطلب کہ کسی پاکستانیوں کے شہریوں کو کسی بنیاد پر کسی طرح کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ مکمل طور پر آزاد ہیں, وہ کسی بھی پبلک پلیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, مطلب کہ کسی بھی پارک, کسی بھی ریزورٹ میں جا سکتے ہیں. ان کو کسی بھی طرح کا ان کو روک ٹوک نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ مطلب کہ ریس کے نام, نسل کے نام پر, قوم کے نام پر, مذہب کے نام پر, صنف کے نام پر ان کو روکا نہیں جائے گا. اس کے بعد آرٹیکل 27 ہے, سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈفرینٹ ٹائپس آف سروسز میں کسی سٹیزنز کے ساتھ کسی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی, تمام کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. کسی سٹیزنز کو کسی بھی طرح سے کمپیل بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام سٹیزن ایکولی کوالیفائڈ ہیں فار دا اپوائنٹمنٹ آف سروسز آف پاکستان شیل بی, اگر وہ جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرتے ہیں, مطلب کہ وہ ریکوائرڈ ایجوکیشن یا ریکوائرڈ جو اس کا کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرتے ہیں, تو وہ ایلیجیبل ہیں پاکستان کی کسی بھی طرح کی سروسز میں جانے کے لیے, کسی بھی طرح کی جابز حاصل کرنے کے لیے, کسی بھی طرح کی امپلائمنٹس حاصل کرنے کے لیے. ان کو کسی اگر نسل, قوم, صنف اور کسی بھی طرح کی کاسٹ اور کریڈ کی بنیاد پر ان کو ڈسکریمنیشن کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, ایکول رائٹس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے تو آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان کی ایئر فورس میں سکھ جو ہیں وہ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, دو پاکستان کی ایئر فورس میں اور فوج میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو تمام طرح کی سروسز تمام پاکستانیوں کے لیے اوپن ہے. اگر وہ ان سروسز کے ریلیٹڈ جو کرائٹیریا ہے, جو ایجوکیشنل کرائٹیریا ہے, جو فزیکل کرائٹیریا ہے, اس کو میٹ کرتے ہیں تو وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لاسٹ ہمارا سیکشن ہے 27 کے بعد 28 ہے, پریزرویشن آف لینگویج, اسکرپٹ اینڈ کلچر. پاکستان میں پریزرو کیا گیا ہے, پروٹیکٹ کیا گیا ہے لینگویج کو, اسکرپٹ کو اور کلچر کو. ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں گے جو کہ اس پرپز کے لیے کام کریں گے, اور خاص طور پر اردو اور ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں جس میں پنجابی ہے, جس میں سندھی ہے, بلوچی ہے, بروہی ہے, پشتون ہے, اور دوسری جو چھوٹی ہماری علاقائی زبانیں ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کے ریلیٹڈ جو ان کا کلچر ہے, ان کا جو اسکرپٹ ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو پہلے تو سب سے پہلے تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے پر زور دیا گیا ہے, ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جا سکتے ہیں, ادارے بنائے جا سکتے ہیں جس سے وہ اپنی لینگویج کو, اپنے اسکرپٹ کو اور اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کر سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ 28 آرٹیکل تک ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں. اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو ڈسکس کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. دوبارہ بتا. آرٹیکل جو 19 ہے فریڈم آف اسپیچ کے ریلیٹڈ ہے. مینز یہ ہے کہ ہر شہری کے پاس مکمل رائٹ ہے اور وہ آزاد کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے, ایکسپریشنز دے سکتا. پریس مینز ہے کہ وہ پبلش کر سکتا ہے, وہ براڈ کاسٹ کر سکتا ہے, وہ آن لائن آن ایئر بول سکتا ہے, وہ ایکسپریشنز دے سکتا ہے, وہ ڈسکس کر سکتا ہے. بٹ کچھ ریسٹرکشنز ہیں. وہ ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ وہ انٹیگریٹی آف اسٹیٹ, سیکیورٹی اینڈ ڈیفense آف اسٹیٹ, اس کے بعد گلوری آف اسلام, اور اس کے بعد فرینڈلی ریلیشن شپ بٹوین فورن اسٹیٹس, پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی. ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنا ایکسپریشن دے سکتا ہے. وہ پریس مینز یہ ہے کہ وہ چھاپ سکتا ہے, وہ براڈ کاسٹ کر سکتا ہے, وہ آن ایئر دے سکتا ہے, وہ اسپیچ کر سکتا ہے. اور کوئی اس میں پوچھنے والی بات ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.